मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे क्यूट से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और चल रहा है क्लास 11th का सेंटर ऑफ मास। आज चर्चा होगी बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग यानी हाफ रिंग एंड हाफ डिस्क, और एक छोटी सी प्रॉब्लम और करेंगे जिसका नाम है कैविटी प्रॉब्लम। और ये हिस्सा सेंटर ऑफ मास के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, आपके स्कूल एग्जाम्स में बनेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम प्रिपरेशन अपने स्कूल एग्जामिनेशंस और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जो सिलेबस हमारा है और वो कंटेंट पढ़ रहे हैं जो हमारे स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है। अगर आप इसे मजबूत करेंगे तो जो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप कंपटीशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक साथ बहुत सारा ग्रैब करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फिसलते हैं हर साल। 11 से ही पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही 1, 2, 3 महीने बाद उनसे कोप अप नहीं होता तो वो पूरा साल खराब कर लेते हैं। इससे उनका 11th, 12th और फिर कंपटीशन तो बर्बाद हो ही जाता है। हम अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। जब अपना सिलेबस 11th और 12th का हम खत्म कर लेंगे फिर हम आपको कंपटीशन की भी तैयारी कराएंगे, और ऐसी कराएंगे कि आपको मजा आ जाएगा कि कंपटीशन की तैयारी ऐसे होती है आईआईटी की और नीट की। फिलहाल कहानी की शुरुआत यहां से कि मास डेंसिटीज मैं आपको बता चुका था 3 तरह की होती हैं। पहली थी शायद लीनियर, याद होगा सबको। दूसरी है एरिया मास डेंसिटी, तीसरी है वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, मतलब है इसका टोटल m बाय टोटल l, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। एरिया मास डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, मास अपॉन एरिया। वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान दें कि इसकी यूनिट बेटा बनेगी किलोग्राम पर मीटर, इसकी यूनिट बनेगी बेटा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बनेगी बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको किसी सेगमेंट ऑफ लेंथ का मास निकालना हो तो आपको लैम्डा में उतने सेगमेंट की लेंथ का मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसी सेगमेंट ऑफ एरिया का अगर मास निकालना है तो उतने सेगमेंट का एरिया का मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसी सेगमेंट ऑफ वॉल्यूम का मल्टीप्लाई मास निकालना है तो उतने सेगमेंट के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना चाहिए। जितने हिस्से का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे उतने हिस्से का मास आएगा, जितने हिस्से का एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे उतने हिस्से का मास आएगा, जितने एरिया की लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे उतने हिस्से का मास आएगा। कहानी है अपने सेमी रिंग की। सेमी रिंग मतलब क्या होता है सर? सेमी रिंग का मतलब होता है हाफ रिंग। बहुत बड़ी सी रिंग बनाई है मैंने बोर्ड पे, क्लियरली विजिबल रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसका सेंटर पकड़ लीजिए और ये इसकी रेडियस मान लीजिए। जो रेडियस हमने मान रखी है ये r है। रिंग बहुत पतली दुबली ले रखी, कोई दिक्कत की बात है, मैंने मोटा दिखाया है, आप पतला माने। और इसका टोटल मास बेटा m है और टोटल लंबाई देखोगे तो तुम्हें पाई r मिलेगी। अगर पूरी रिंग होती तो 2 पाई r होता, आधी रिंग है तो 2 पाई r बाय 2 बेसिकली पाई r। यहां मैं अगर आपके लिए लैम्डा डिफाइन करूं तो लैम्डा का मतलब होगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि लैम्डा का फॉर्मूला बन गया m अपॉन पाई r। अब मैं आपको डेरिवेशन के तौर पे नहीं ले जाऊंगा, बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां पर इसे y एक्सिस कंसीडर करें और इसे x एक्सिस कंसीडर करें ये। और जहां पर रिंग का सेंटर है इसे अपना ओरिजिन 0, 0 माने x एक्सिस और y एक्सिस। अब ध्यान दें कि इस पूरी रिंग का जो x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं होगा। कारण ये है कि लेफ्ट में और राइट में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रही है। तो जितना मास लेफ्ट में उतना मास राइट में, तो सेंटर ऑफ मास भले ही y एक्सिस में ऊपर शिफ्ट हो जाए परंतु x में शिफ्ट नहीं होगा। इस वजह से इस लॉजिक से चाहे तो आप डेरिवेशन भी कर लें, जो मैं डेरिवेशन y में सिखाऊंगा, आप उसे अगर x में अप्लाई करेंगे तो 0 ही पाएंगे। मैं सिर्फ लॉजिक से बोल दे रहा हूं। ये रहा। अब बात आती है y एक्सिस के लिए। तो हमेशा
जब भी कभी रिंग एलिमेंट मिले तो आपको बेस लाइन बनाकर किसी थीटा एंगल तक मुड़ जाना चाहिए, और थीटा मुड़ने के बाद बच्चों आपको इसमें बहुत छोटा एक डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा ले लेना चाहिए। अब आप देखें बच्चा कि ये जो हिस्सा आपके लिए बनाया गया है, दिस इज योर आर्क, ये आर्क, इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? बनेगा आर डी थीटा। ये सर कैसे बातें बोल रहे हो? तो देखो आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन रेडियस, तो थीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्या दिया मैंने उल्टा सीधा, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस को बेटा ऊपर भेजोगे तो आर्क का फॉर्मूला बनेगा थीटा इंटू रेडियस। मुझे इसका थीटा रेडियस तो पता है कि आर है, और अगर मैं इस आर्क लेंथ को देख रहा हूं तो आर्क लेंथ के लिए ये डी थीटा हमारा एंगल, तो जो ये आर्क लेंथ आएगी वो रेडियस इंटू एंगल आ जाएगी आर डी थीटा। इस पोर्शन का अगर मैं बहुत छोटा सा मास डीएम निकालूं, डिफरेंशियल मास, डिफरेंशियल जो मास है, तो मुझे पता है जिस पोर्शन का मुझे मास निकालना होता है उस पोर्शन की लंबाई का मल्टीप्लाई लैम्डा से करने पर मुझे मास मिल जाता है। मेरे एलिमेंट की लंबाई आर डी थीटा है और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर मास मिल जाएगा। आप देखें एक ये और एक ये, आप अपने हिसाब से देखें कि ये रेडियस जो है बेटा वो आर है, तो जो बेस लाइन बनकर आएगी वो आर कॉस थीटा बनकर आएगी ये, यानी कि मेरा मास अपने कोऑर्डिनेट से x दूरी पर r cos थीटा में, और जो y एक्सिस में बनेगा वो बनेगा r sin थीटा। आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से बात नजर आती है। तो मेरे इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो r sin थीटा पर है। तो जरा y सेंटर ऑफ मास पर हम डिस्कशन करते हैं। y सेंटर ऑफ मास क्या है वो देखो बेटा। y सेंटर ऑफ मास का मतलब सब लोग जानते हैं कि इंटीग्रल y dm ऐसे लिखा जाता है। y का मतलब जहां पर हमारा पार्टिकल है तो हमने लिखा वो तो है r sin थीटा पर एलिमेंट, और dm का मतलब हमारा जो एलिमेंट लिया उसका मास लैम्डा r d थीटा। एक काम करो, r कांस्टेंट है स्क्वायर वन के बाहर, लैम्डा भी बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर जो फंसेगा वो है sin थीटा d थीटा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं नीचे क्योंकि व्हाइट कलर में दिखाई शायद नहीं दे रहा है। तो ये बन रहा है sin थीटा d थीटा। आई होप क्लियर होगा। अब यहां से अगर हम बच्चा लिमिट लगाने पर आए तो हम देखें कि 0 से लेकर जब हम पूरा एंगल 180 घूम जाएंगे तो यहां से चलते 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 पूरी पूरी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेट होता जा रहा है और अल्टीमेटली पूरी रिंग कवर हो जा रही है। तो हमारे लिए जो लिमिट लग रही है बेटा वो लग रही है फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से लेके पाई तक की लिमिट लग रही है। ठीक है, अच्छी बात। आर स्क्वायर लैम्डा, आप जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है 0 से लेके पाई तक। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बहुत अच्छी तरह सिखा रखी है कि जब भी कभी अंदर माइनस हो उसे खत्म करें तो लिमिट्स स्विच हो जाती हैं। तो हमने लिखा आर स्क्वायर, फिर लिखा बेटा लैम्डा, कॉस थीटा का माइनस साइन हटाया गया और हमने लिमिट लगा ली पाई से 0 तक। आर स्क्वायर ऐसे ही है, लैम्डा ऐसे ही है। हम लिमिट डालेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस 0 की वैल्यू बच्चा 1 होती है, माइनस कॉस पाई की वैल्यू बच्चा -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बेसिकली 2 बन गया। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, शायद आपको दिख रहा है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो तो m बाई पाई आर है और ऊपर 2। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, उन्हें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब क्या किया जाए? अब देखो हमारे पास y सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है। y सेंटर ऑफ मास आ रहा है 2mr डिवाइडेड बाय पाई। एक बात याद करो कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला क्या होता था?
तुम जानते थे कि x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस अपॉन टोटल मास, यही तो होता था। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी ऐसे ही, तो आपको लिखना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dm, y के लिए अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। तो आपके लिए y सेंटर ऑफ मास तब निकलेगा जब ये ऊपर वाले में आप dm का डिवाइड लगाएंगे। तो यानी ये जितना भी पोर्शन हमने कर रखा है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dm का डिवाइड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए आंसर आने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो ये मैंने ऊपर वाले पोर्शन का तो काम कर दिया, लेकिन नीचे वाले पोर्शन को लिखना बाकी है। तो वो कुछ खास ना करें, बस ऐसे इंटीग्रल dm यहां लिख दें। रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है हर जगह। और आप देखेंगे कि जो dm का इंटीग्रेशन आना है वो तो टोटल मास आना है, तो आप यहाँ पे टोटल मास का मल्टीप्लाई कर दें, m से m कैंसिल हो जाएगा और आप पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो है वो 2r बाई पाई पर मिलना है। और विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, 2r बाई पाई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स कि 2r बाई पर सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, ऊपर y में चला गया, करना क्या है गौर से देखो। y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, x में होगा ही नहीं तो बेटा लगाना भी नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये वाला पोर्शन आपको अल्टीमेटली m मास देने वाला है, इस वजह से यहां लिखा नहीं गया। इस हिस्से को पहले सॉल्व कर ले, बाद में मास से डिवाइड कर लेंगे, बात बन जाएगी। तो हमने पहले y dm का इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व कर लिया और इवेंचुअली टोटल मास से डिवाइड मार दिया, हमारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। तो अगर मैं अब लिखूं व्हाट इज माय r सेंटर ऑफ मास, तो तुम कहोगे कि 0 i कैप प्लस 2r बाय पाई j कैप, ये हमारे सेंटर ऑफ मास की सुंदर प्यारी लोकेशन है और इसे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो कंसोलिडेट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं, अगला काम करते हैं। ये डिस्क है हमारी, सेमी डिस्क। यहां पर क्योंकि अब बात लाइन की नहीं सरफेस की हो गई है, तो हमें सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा, मास अपॉन एरिया। आप देखें टोटल मास इसका हमने m माना हुआ है। अगर मैं इसकी रेडियस आपको बताऊं कुछ इस तरह से, ये इसकी रेडियस है और रेडियस की वैल्यू r के बराबर है, जैसे मैंने यहां लिख दिया r, इस तरह से यहां लिख दिया r रेडियस, तो कोई बुराई बिल्कुल नहीं। अगर कोई बुराई नहीं तो चलो इसको देखो, टोटल सर्कल होता, पूरा सर्कल होता तो क्या पाई r स्क्वायर हमारे पास एरिया होता। जवाब है हाँ, क्या मेरे पास आधा एरिया है तो पाई r स्क्वायर बाई 2, ये हमारा सिग्मा बन गया। तो इस सिग्मा को आप डब्बे में बंद कर लीजिए, सिग्मा काम का है क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। आपके पास जब डिस्क हो तो डिस्क में एलिमेंट लेने का बहुत ही अनोखा तरीका है। आप डिस्क में अपने सेंटर से, ओरिजिन से r दूरी पर चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऐसा, इसकी ओरिजिन माना है। यहां से हम r दूरी पर जा रहे हैं, r दूरी पर जाकर एक सर्कुलर आर्क काट रहे हैं और r के बाद dr और आगे जा रहे हैं और एक और सर्कुलर आर्क काट रहे हैं। ये जो दूरी, ये जो थिकनेस है, ये dr है। मैं आपको बहुत मोटी थिकनेस दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये बहुत लल्लू थिकनेस है। तो r पे जाके dr का एक ऐसा कड़ा सा काट लिया, एक बहुत पतली सी स्ट्राइप निकाल ली। अरे ये तो रिंग की तरह बिहेव करेगी। इफ यू लुक एट दिस पार्ट ओनली, तो ये तो रिंग है सर, अंदर भी तो कुछ भरा है। अंदर से मतलब नहीं ना, बाहर से मतलब ना अंदर से मतलब, जितना एलिमेंट तुमने लिया इस एलिमेंट से मतलब रखो। तो जितना एलिमेंट तुमने लिया बेटा वो कुछ ऐसा है। तो इट इज नथिंग बट अ वेरी थिन रिंग, ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक, इसकी जो थिकनेस है वो dr के बराबर है। अगर मैं इसकी लंबाई पूछूं कि व्हाट इज द टोटल लंबाई ऑफ दिस रिंग, तो रिंग की लंबाई बेटा तुम लिखोगे पाई इंटू स्मॉल r, 2 पाई r होता टोटल रिंग बनती, आधे रिंग है तो पाई r। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल एरिया ऑफ द रिंग, तो तुम कहोगे कि पाई r इसकी लंबाई है और dr इसकी चौड़ाई है, तो पाई r dr तुम्हारा एरिया बन गया। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि बेटा इसका मास कितना होगा, तो तुम कहोगे कुछ करना थोड़ी है, सिग्मा में dA का मल्टीप्लाई करना है, बात बन जाएगी। तो सिग्मा तुमने ऐसे ही लिखा, पाई r dr कर दिया, बात बन गई। ये dm मास है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं
कि व्हाट इज माय वाई सेंटर ऑफ मास। जो लॉजिक हमने एक्स के लिए लगाया था रिंग में, सेम लॉजिक लगाएंगे यहां पर डिस्क में, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि हमारी वाई एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में शिफ्ट होने वाला नहीं है, सिर्फ वाई में शिफ्ट होगा। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग बेटा वाई डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। एक तो तय बात होगी कि जो डीएम का इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एम ही देने वाला है, टोटल मास देने वाला है। वाई डीएम देखो, डीएम की वैल्यू अगर बेटा तुम डालोगे तो तुम डालोगे सिग्मा पाई आर डी आर, यही तो डालोगे मेरे हिसाब से, तो यही। तो आपने डीएम की वैल्यू डाल दी। अब वाई की चर्चा करते हैं, व्हाट इज माय वाई। तो ध्यान दो, वाई सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि वाई लोकेशन ऑफ डीएम मास, यानी कि जो एलिमेंट हमने लिया डीएम मास का, उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है। अभी तक हम जो एलिमेंट ले रहे थे वो पॉइंट मास थे, तो जहां पॉइंट है वहीं पर उसकी लोकेशन है। अब जो हमने एलिमेंट बनाया वो रिंग है, और रिंग कोई एक जगह तो लाई कर नहीं रही, बहुत जगह लाई कर रही है। तो ऐसे में यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट की लोकेशन ली जाती है। अभी हम रिंग निकाल कर लाएं कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है हाफ रिंग का, वो होता है 2r बाई पाई पर। और आप ये बात जानते हैं कि जो रिंग हमने बनाई है उसकी रेडियस कैपिटल आर नहीं है, हमारे रिंग की रेडियस तो स्मॉल आर है। कैपिटल आर तो पूरे डिस्क की रेडियस है, तो यहां पर कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, ये बन गया। और यही वैल्यू हमारे y की हो जाएगी बेटा। तो चलो y की वैल्यू डाल देते हैं यहां पर। जैसे ही तुम y की वैल्यू डालोगे तो तुम डालोगे बेटा यहां पर y, और आपके लिए बनेगा 1 अपॉन m अंदर इंटीग्रेशन। y की वैल्यू बेटा डालोगे 2r अपॉन पाई, और उसके बाद सिग्मा पाई r इंटू डी आर, ये बन गया। आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन m बाहर आ जा रहा है। इंटीग्रेशन बच्चा हम कर रहे हैं r स्क्वायर डी आर का, और 0 से लेके कैपिटल R के लिए, तो हमारे लिए बन रहा है 2 सिग्मा बाय m, और इसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा बेटा r की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, इस प्रकार से बन गया। अब क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू डाल देनी है, अपना काम चल जाएगा। सिग्मा की वैल्यू डालो, चलो देखो क्या बन रहा है 2 अपॉन m, उसके बाद मैंने लिखा r की पावर 3 अपॉन 3, फिर सिग्मा की वैल्यू। अब सिग्मा कहां है, ऊपर तुम देख रहे हो कि सिग्मा में लिखा है m इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। तो आप देखो r की पावर 2 से r की पावर 2 खत्म, और मास से मास खत्म, 2 2 are 4, तो 4r बाय 3 पाई, ये बेटा है हमारे लिए y सेंटर ऑफ मास। क्लियर है मेरी बात। तो y सेंटर ऑफ मास निकालने का ये बढ़िया निंजा टेक्निक है, और ध्यान रखें रिंग और डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसमें कोई बुराई, कोई शक, कोई संशय नहीं है, पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। तो रिंग का हमने निकाला था 2r बाई पाई, और डिस्क का हमने निकाला 4r बाई 3 पाई। अब ये डेरिवेशन भी आपके जहन में रहनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला तो महा इंपॉर्टेंट, महा जोरदार, बहुत ही शानदार फॉर्मूला याद होना चाहिए दोनों रिंग और डिस्क। आगे बढ़ते हैं। कैविटी प्रॉब्लम क्या होती है। कैविटी प्रॉब्लम मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क थी, एक डिस्क में मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो कुछ 3r के बराबर है, और यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसमें से ये डिस्क जिसकी रेडियस r के बराबर है, इसे काट दिया गया, ये काटकर हटा दिया गया, ठीक, कट पोर्शन, इतने पोर्शन को काटकर अलग कर दिया गया है, और काटकर अलग कर दिया गया है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। अब बोला जा रहा है कि बताओ इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। तो बेटा इस तरह के सेंटर ऑफ मास को निकालने के बड़े सिंपल स्ट्रेट अच्छे तरीके होते हैं, तो वो क्या है गौर से देखो। टी का एक्सिस हियर, दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे आप एक्सिस की तरह ट्रीट करें। ये सेंटर 2 है बेटा, और ये सेंटर 1 है। आप जानते हैं कि अगर ये टोटल डिस्क होती तो यहां भी मास होता, और अगर ये पूरी डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास तो डिस्क के सेंटर पर लाई करता। उसी प्रकार अगर सिर्फ ये अकेली डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ इसके सेंटर पर लाई करता। तो फिर ये कहा जाता है कि भले ही नेगेटिव मास जैसा कुछ नहीं होता,
लेकिन आप जानबूझकर कंसीडर करें नेगेटिव मास, और देखिए क्या है, यहां पर हम प्लस सिग्मा और यहीं पर माइनस सिग्मा इंट्रोड्यूस करें। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि इस लोकेशन पर पॉजिटिव मास डेंसिटी भी है और नेगेटिव मास डेंसिटी भी है। नेगेटिव मास होता है क्या? नहीं होता, हाइपोथेटिकल है। मान लो कि जितना मास मैंने पॉजिटिव लगाया उतना मास मैंने नेगेटिव लगाया, दोनों मिलाकर 0 हो गए, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। लेकिन इससे क्या होगा वो समझना। भूल जाओ कि यहां पे कोई प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा है, भूल जाना कि यहां पर कोई माइनस सिग्मा है, सिर्फ सोचो प्लस सिग्मा है। यानी कि जो मास हमारे लिए था कोई डिस्क का, वो सेम मास यहां पर और सेम मास यहां पर। तो इस हिस्से को जब तुम भूल जाओगे कि नेगेटिव मास कुछ भी था, तो ये कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कंप्लीट डिस्क। और उसके बाद भूल जाओ कि हमारे पास कोई कंप्लीट डिस्क थी भी, भूल जाओ इसे, तो ये एक नेगेटिव मास की छोटी डिस्क है। इस नेगेटिव मास की डिस्क का सेंटर ऑफ मास C2 पर लाई करेगा, और जो पूरी कंप्लीट डिस्क बनी उसका सेंटर ऑफ मास C1 पर लाई करेगा। अब दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस पता है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। गौर से सुनना बात को, जब भी कभी किसी बॉडी के किसी पार्ट को काट के अलग कर दिया जाए, तो माने इसको दो केसेस का सुपरपोजिशन, जैसे यहां पर वो बॉडी थी और यहां पर नेगेटिव मास की उतनी बॉडी है, तो ओवरऑल आपने मास को ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, जाने देते हैं। नेगेटिव को भूल जाइए, पॉजिटिव को पकड़िए, तो लगेगा कि सारा का सारा मास इस बॉडी में है और ये कंप्लीट डिस्क है 3r रेडियस। अच्छी बात। उसके बाद आप मानिए कि यहां पर नेगेटिव मास भी है, क्योंकि उसको इग्नोर तो नहीं करना है। तो ये दो बॉडीज हो गई, एक कंप्लीट डिस्क विद पॉजिटिव मास और एक छोटे डिस्क विद नेगेटिव मास। कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, छोटी डिस्क का नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। दो पॉइंट मासेस मिले, इनका सेंटर ऑफ मास m2r/m1+m2। बात तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बेटा इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि टोटल डिस्क का मास कितना है। टोटल डिस्क का मास जब आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई इंटू 3r²। पाई r² होता है ना, ये मास हो गया इसका। और अगर मैं इस नेगेटिव हिस्से का मास लिखूं छोटा m, तो तुम लिखोगे सिग्मा इंटू पाई, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है? सिर्फ r। लेकिन क्योंकि इसका डेंसिटी नेगेटिव हमने ले रखी है, इस वजह से इसकी डेंसिटी नेगेटिव, ये नेगेटिव मास हो गया। अब दो पॉइंट मासेस हैं मेरे बच्चों, मेरे पास दो पॉइंट मासेस, ये C1 सेंटर और ये C2 सेंटर। पूरी बॉडी को भूल जाएं, ऐसा माने कि C1 सेंटर पे कैपिटल M रखा है और C2 सेंटर पे -m नेगेटिव मास रखा है बेसिकली। ठीक। बीच की दूरी को अगर तुम देखो, तो तुम देखोगे कि सर ये r है, ये r है और ये फिर से r है, तभी तो 3r है। तो इस r को अगर मैं हटा दूं, तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी जो है वो 2r नजर आती है। टोटल की रेडियस 3r, इसकी रेडियस r, साइड वाला हिस्सा हटाओ, C1 से C2 की दूरी 2r। तो आपने लिखा बेटा इसे क्या? 2r। तो आपने इसे 2r लिख दिया। अब आपका इसे ओरिजिन मान लो, इसे कह दो कि ये ओरिजिन, तो आपने यहां पर अपना ओरिजिन सेट कर लिया। तो फिर जो x सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा, वो आएगा m2r अपॉन m1+m2। ये क्या किया? जिसको ओरिजिन माना वो मास नहीं लेना है, दूसरा वाला मास ऊपर, बीच की दूरी अपॉन दोनों मास का सब। ये तो फॉर्मूला लगाया था m2r अपॉन m1+m2। तो इसके मास को लिखो, ये लिखा हुआ है माइनस सिग्मा इंटू पाई r², और फिर ये 2r तो था ही, m2r अपॉन m1 कितना है? सिग्मा इंटू पाई 3r² लिखोगे तो बन जाएगा 9r², और फिर m की वैल्यू यहां से डालोगे तो माइनस सिग्मा पाई r²। ये बन गया x सेंटर ऑफ मास। और यहां से आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे माइनस सिग्मा पाई इंटू 2 इंटू r⁻3। नीचे देखोगे तो सिग्मा पाई इंटू r² बच्चा कॉमन ले लोगे, तो यहां पर बचेगा 9 और यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। आप देखोगे r² से r² कट जाएगा, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कट जाएगा, मेरे पास आंसर बचेगा -2r होल डिवाइडेड बाय 9 - 1 is 8। इससे इसको काटोगे 4 बचेगा, आंसर आएगा -r/4। ये है तुम्हारा x सेंटर ऑफ मास। अब गौर से देखो, ये -r/4 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सेंटर से राइट की डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव ली थी, तो माइनस आने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। यहां बन गया पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास। डिस्क कितनी है? जितने में मैं रेड शेड कर रहा हूं, ये तो डिस्क है ही नहीं। यहां तो हमने जबरदस्ती का सुपरपोजिशन बनाया था,
प्लस मास भी डाला था, माइनस मास भी डाला था, फिर प्लस वाले से पूरी रिंग डिस्क बना ली थी, माइनस वाले को अलग डिस्क मान ली थी और दोनों का सुपरपोजिशन लगा के ये निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ सर, r/4 के बराबर शिफ्ट हुआ। ये ऐसे सिस्टम का मोमेंट ये निकाल लिया हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास इसके सिमेट्री से निकाला ही नहीं जा सकता। इतनी अजीबोगरीब सिमेट्री है, आप नहीं निकाल पाएंगे इससे। लेकिन अगर आप सुपरपोजिशन जानते हैं तो पता चल गया कि x एक्सिस में पीछे की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया r/4 से। अब जब भी कभी इस कैविटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, ये जो प्रॉब्लम दे रहा हूं, इस 3r और r की वैल्यू बदल बदल के सवाल पूछेगा तुमसे, लेकिन आएगा यही सवाल आएगा, डिस्क का ही क्वेश्चन आएगा। लगातार पूछे जाते हैं, हर स्कूल में पेपर आते हैं और हर स्कूल में हर टीचर लगातार पूछता है। तो आप इसे देखें, यही सवाल आपके पेपर में आने वाला है। तरीका क्या है कि पहले यहाँ पे प्लस और माइनस सिग्मा मान ले, प्लस सिग्मा मान के पूरी डिस्क बनाएं, उसका मास लिखें, माइनस सिग्मा मान के छोटी डिस्क का मास लिखें, फिर इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास पूरी डिस्क के सेंटर पे, ये सेंटर 1 सेंटर 2, सेंटर 1 को ओरिजिन बनाएं और उसके बाद इसके अबाउट मोमेंट ऑफ ये लिखें सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो आंसर आएगा m2r/m1+m2। साइन के साथ मासेस रखें, आपके पास सेंटर ऑफ मास नेगेटिव में आएगा, पीछे हो रहा है शिफ्ट सेंटर ऑफ मास। ये है सेंटर ऑफ मास की पूरी कहानी। हर इंपॉर्टेंट वो सवाल जो सेंटर ऑफ मास का पूछा जाता है आपके एग्जाम में वगैरह वगैरह वगैरह, मानकर चलिए कि सारा कुछ हमने लगा लिया, कर लिया, सब कुछ हो गया और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पूर्ण आहुति होती है। हम इसको खत्म करते हैं यहाँ से। सेंटर ऑफ मास आपके लिए बहुत विचित्र, अच्छा और बहुत डिसेंट चैप्टर है जो आपको रोटेशनल मोशन में बहुत काम आने वाला है। इतना काम आने वाला है इसकी कोई लिमिट नहीं, सेंटर ऑफ मास से बड़े काम बनने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मासेस की कुछ जानकारियां आपके जहन में होनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जितना पढ़ाया इतना पढ़े, एक नंबर आपके पेपर में गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगले टर्म में जब मिलेंगे, अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम करेंगे रोटेशनल मोशन की शुरुआत। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू। एक चीज और है जो हम लोग करते हैं हमेशा, आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख कर देते हैं। धन्यवाद हमें देखने के लिए। पूरे साल फॉलो करिए, रोटेशन पढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, फ्लूइड पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। बेस्ट फैकल्टीज, स्कूल का सिलेबस और आपके बोर्ड का सिलेबस अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन